मेंटेनेंस, स्लैशिंग रिस्क, ये सब भी होता है। ये स्लैशिंग मतलब क्या होता है? अगर वैलिडेटर गलत काम करें या नेट रूल्स वायलेट करें तो उसका स्टेक्ड अमाउंट, जो 32 या उससे भी ज्यादा स्टेक करता है ना वैलिडेटर, उसमें से पेनाल्टी में कट हो सकता है। इसी को कहते हैं स्लैशिंग। जैसे बैंक एक्शन होता है, वैसे ब्लॉकचेन वैलिडेटर गलत वैलिडेशन करे तो स्लैशिंग होती है। तो पीओएस ने माइनिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस की, लेकिन नॉर्मल पीपल के लिए वैलिडेटर पार्टिसिपेशन अभी भी इजी नहीं बना। ब्लॉक इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी भी मोस्टली बहुत बड़े इन्वेस्टर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास ही है। अब तक हमने कंसेंसस मॉडल समझे, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक्चुअल काम कौन करता है? नॉर्मली लोग सिर्फ कॉइन देखते हैं, लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन के पीछे 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रोल्स होते हैं। वो है माइनर्स, वैलिडेटर्स और फुल नोड्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये ब्लॉकचेन दुनिया के सिक्योरिटी गार्ड्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, डेटाबेस मैनेजर्स, सब कुछ होते हैं। सबसे पहले माइनर्स, पीओडब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। ये मेनली प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे बिटकॉइन। माइनर्स का काम होता है ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना, ब्लॉक्स क्रिएट करना, मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना और रिवॉर्ड अर्न करना। सिंपल एग्जांपल, गोल्ड माइनिंग कंपनी इमेजिन करो। वर्कर्स कंटिन्यूअसली डिगिंग कर रहे होते हैं गोल्ड निकालने के लिए। वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में माइनर्स कंटिन्यूअसली कैलकुलेशंस करते रहते हैं। इसी को कहते हैं माइनिंग। लेकिन माइनिंग एक्सपेंसिव है, हेवी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, टेक्निकल सेटअप डिमांड करती है। अब आते हैं वैलिडेटर्स पर, पीओएस। ये मॉडर्न ब्लॉकचेन सिस्टम का ब्लॉकचेन है। वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं, नेटवर्क सिक्योर करते हैं, ब्लॉक्स अप्रूव करते हैं, कंसेंसस मेंटेन करते हैं और बदले में रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। जैसे बैंक में ऑडिटर्स और अप्रूवल ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स अप्रूवल अथॉरिटी होते हैं। वैलिडेटर्स नॉर्मली टोकन स्टेक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और नेटवर्क ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अब तीसरा रोल, फुल नोड्स। फुल नोड्स ब्लॉकचेन का कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन करते हैं, यानी ब्लॉकचेन का पूरा हिस्ट्री कॉपी इनके पास होता है। जैसे गूगल के सर्वर्स इंटरनेट डाटा स्टोर करते हैं, वैसे फुल नोड्स ब्लॉकचेन डाटा स्टोर करते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था, तो फुल नोड कंप्लीट लेजर चेक कर सकता है। और सिंपल वर्ड में समझाऊं तो माइनर्स माने प्रॉब्लम सॉल्वर्स और वैलिडेटर्स डिसीजन मेकर्स, फुल नोड्स रिकॉर्ड कीपर्स। चैट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा रोल सबसे पावरफुल लग रहा है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, डिसीजन मेकर्स या रिकॉर्ड कीपर्स? इंटरेस्टिंग। अब तक हमने समझा ब्लॉकचेन पावरफुल है, वैलिडेटर्स और नोड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एक वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी देखते हैं। आखिर नॉर्मल लोग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट क्यों नहीं बन पाते? दोस्तों, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में रियल प्रॉफिट्स मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंट्री बैरियर बहुत हाई होता है। सिंपल एग्जांपल, आप एयरलाइन बिजनेस में एंटर करना चाहो तो डायरेक्टली एयरप्लेन खरीदना पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि कॉस्ट ह्यूज है,
टेक्निकल सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स है, रेगुलेशंस होते हैं और मेंटेनेंस हेवी होता है। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम सिचुएशन है। बिटकॉइन माइनिंग करना है तो एसिक मशीन्स चाहिए, पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी सेटअप चाहिए, कूलिंग सिस्टम्स चाहिए, टेक्निकल मॉनिटरिंग चाहिए और इन्वेस्टमेंट लाखों या करोड़ों तक चला जाता है। इथेरियम वैलिडेटर बनना हो तो 32 एक करना पड़ता है और डेडिकेटेड सर्वर, स्टेबल इंटरनेट, टेक्निकल नॉलेज, स्लैशिंग रिस्क मैनेजमेंट, यानी कॉमन यूजर के लिए इजी नहीं है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना और बीएनबी चेन जैसे नेटवर्क्स में और भी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एंटरप्राइज ग्रेड हार्डवेयर यूज होता है, यानी हाई रैम सर्वर्स, कंटिन्यूस अपटाइम, एडवांस्ड नेटवर्किंग, टेक्निकल टीम्स, ये सब रिक्वायर्ड होता है। रियलिटी क्या है? ब्लॉकचेन इंडस्ट्री सबके लिए ओपन दिखती है, लेकिन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप सिर्फ रिच इन्वेस्टर्स, टेक एक्सपर्ट्स, बिग कंपनीज तक लिमिटेड रह जाती है। जैसे होटल में रूम लेना इजी है, लेकिन होटल ओन करना डिफिकल्ट है, वैसे ही क्रिप्टो कॉइन्स बाई करना इजी है, लेकिन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करना डिफिकल्ट है। लेकिन इंडस्ट्री ग्रेजुअली डेमोक्रेटाइज हो रही है और वही चेंज एमएसटी ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर रहा है। इमेजिन करिए, अगर हार्डवेयर की जरूरत ही ना हो, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड ही ना हो, एंट्री अमाउंट लो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल मैनेज करे, तो क्या नॉर्मल यूजर भी वैलिडेटर इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं? एग्जैक्टली exactly। और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वही मॉडल देखने वाले हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ थियरी नहीं है, रियलिटी नंबर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन दिख रहा है। मैं चाहता हूं सब लोग इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसी स्लाइड में ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम्स और एमएसटी मॉडल का एक्चुअल डिफरेंस क्लियर होता है। पहले बिटकॉइन, फर्स्ट रो में एंट्री रिक्वायरमेंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और इसके लिए एसिक माइनर्स यूज करना पड़ता है, और ये मशीन्स नॉर्मली 5, 10, 15 लाख या उससे भी ज़्यादा कॉस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मशीन खरीदना इनफ नहीं है आपको, कूलिंग सिस्टम, डेडिकेटेड रूम, टेक्निकल मेंटेनेंस, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, सब मैनेज करना पड़ता है। यानी बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बन चुका है। अब इथेरियम देखिए, वैलिडेटर बनने के लिए 32 ETH रिक्वायर्ड। आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से ये अमाउंट बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट बन जाता है, और उसके साथ डेडिकेटेड सर्वर, SSD, रैम, स्टेबल इंटरनेट, टेक्निकल मॉनिटरिंग, ये सब भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर वैलिडेटर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ तो स्लैशिंग रिस्क भी होता है। सोलाना वैलिडेटर्स देखिए, यहाँ एंटरप्राइज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये नॉर्मल यूजर लेवल पार्टिसिपेशन नहीं है। ये वैसे ही ये वैसे ही है जैसे नॉर्मल कार और फार्मूला 1 कार का डिफरेंस। बीएनबी चेन वैलिडेटर्स भी मोस्टली लार्ज कैपिटल और एंटरप्राइज हार्डवेयर यूज करते हैं, यानी पार्टिसिपेशन पॉसिबल है, लेकिन कॉमन यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एमएसटी चेन, इसका एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल और आसान है, जस्ट
5400 प्लस से आप फ्रैक्शनल नोड ले सकते हो। हार्डवेयर की ज़रूरत ही नहीं, और टेक्निकल स्किल की बात करें तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। और रिवॉर्ड्स देखो तो ब्लॉकचेन ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ट्रांजैक्शन फी भी मिलेगा। यानी एमएसटी मॉडल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करने की अटेम्प्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, पहले ब्लॉकचेन वैलिडेटर बनना मतलब पूरा बिल्डिंग खरीदना। अब फ्रैक्शनल मॉडल के थ्रू उस बिल्डिंग का स्मॉल ओनरशिप पार्ट लेना। जैसे स्टॉक मार्केट में आप पूरी कंपनी नहीं खरीदते, सिर्फ शेयर्स लेते हो, वैसे ही यहाँ फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑफ कोर्स हर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का फ्यूचर एडॉप्शन, मार्केट एक्सेप्टेंस और इकोसिस्टम ग्रोथ पर डिपेंड करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है। चैट बॉक्स में हॉनेस्टली बताइए, अगर हार्डवेयर ना हो, टेक्निकल सेटअप ना हो, लो एंट्री हो, तो क्या ज्यादा लोग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? एग्जैक्टली कर पाएंगे। अब तक हमने कंपैरिजन देखा, लेकिन अब एक लेवल और डीपर जाते हैं। एक्चुअली एक ब्लॉकचेन नोड रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। बहुत लोग सोचते हैं नोड मतलब बस इंटरनेट और लैपटॉप, लेकिन रियलिटी उससे काफी डिफरेंट होती है। प्रोफेशनल ब्लॉकचेन नोड चलाने के लिए नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है हाई परफॉर्मेंस सर्वर, एसएसडी स्टोरेज, हाई रैम, स्टेबल इंटरनेट, 24/7 अप टाइम, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, बैकअप सिस्टम्स, टेक्निकल मेंटेनेंस। वाई 24/7 अप टाइम मैटर्स? ब्लॉकचेन नेटवर्क कभी सोता नहीं, ये 24 घंटे 365 डेज कंटिन्यूअसली रन होता है। अगर वैलिडेटर ऑफलाइन हो गया तो रिवॉर्ड्स मिस हो सकते हैं या पेनाल्टीज भी लग सकती है। समझो, बैंक एटीएम इमेजिन करिए। अगर एटीएम फ्रीक्वेंटली ऑफलाइन रहे तो लोग ट्रस्ट लॉस कर देते हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन नोड्स को कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ता है। फुल नोड्स ब्लॉकचेन का कंप्लीट लेजर स्टोर करते हैं और ब्लॉकचेन डाटा कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है। यानी मोर स्टोरेज, फास्टर प्रोसेसिंग, बेटर सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। नोड ऑपरेटर्स को फास्ट इंटरनेट, लो लैटेंसी, नेटवर्क स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस रियल टाइम वेरीफाई होते हैं। सिक्योरिटी भी बहुत क्रिटिकल होती है। अगर नोड कॉम्प्रोमाइज हो गया तो रिवॉर्ड्स इंपैक्ट हो सकते हैं, वैलिडेटर रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, नेटवर्क पार्टिसिपेशन इफेक्ट हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, ब्लॉकचेन नोड चलाना वैसे ही है जैसे एक मिनी डिजिटल डाटा सेंटर मैनेज करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर इतना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है तो नॉर्मल यूजर्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इसी गैप को सॉल्व करने के लिए मैनेज्ड वैलिडेटर मॉडल्स और फ्रैक्शनल सिस्टम्स इंडस्ट्री में ग्रो हो रहे हैं। अब हम स्पेशली उस इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं जहां फोकस है स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, लो कॉस्ट पार्टिसिपेशन, हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस। इंट्रोड्यूसिंग एमएसटी ब्लॉकचेन। अब तक हमने ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम समझे, उनकी स्ट्रेंथ भी देखी और लिमिटेशन भी देखी। अब आते हैं इस प्रेजेंटेशन के मेन इकोसिस्टम पर, एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है और इसका फोकस है स्केलेबिलिटी, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आई, लेयर 1। सिंपल लैंग्वेज में लेयर 1 मतलब
ब्लॉकचेन का ओरिजिनल बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर एप्स रन करते हैं, वैसे ही लेयर वन ब्लॉकचेन बेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर टोकन्स, एप्स और इकोसिस्टम्स बिल्ड होते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी यानी पोसा कंसेंसस मॉडल यूज करता है। ये मॉडर्न कंसेंसस मैकेनिज्म है जो कंबाइन करता है स्पीड, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। अब ब्लॉकचेन एडॉप्शन का एक मेजर इश्यू होता है हाई गैस फी। कभी कभी इथेरियम ट्रांजैक्शंस में फीस ट्रांजैक्शन अमाउंट से भी ज्यादा हो जाती है। इमेजिन करिए आप 100 रुपये ट्रांसफर करें किसी को और फीस 300 रुपये लगता है, तब प्रैक्टिकल एडॉप्शन डिफिकल्ट हो जाता है। एमएसटी इकोसिस्टम लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर पर फोकस करता है, यानी नियर जीरो गैस फी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की डायरेक्शन में बिल्ड किया गया है। अब स्पीड की बात करें, ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कभी कभी कंफर्मेशन स्लो हो जाती है, लेकिन मॉडर्न लेयर वन चेन्स का फोकस होता है रियल टाइम स्केलेबल ट्रांजैक्शंस। सिंपल एग्जांपल में बताएं तो 2G इंटरनेट और फाइबर इंटरनेट का डिफरेंस। दोनों इंटरनेट है, लेकिन स्पीड एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अब एक पावरफुल फीचर, इंस्टेंट फिनालिटी, मतलब ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के बाद उसको क्विकली इरिवर्सिबल स्टेट मिल जाती है। जैसे यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए और इंस्टेंटली कंफर्मेशन आ जाए, वैसे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में फास्ट फिनालिटी इंपॉर्टेंट होती है। और ईवीएम कॉम्पेटेबल भी है, यानी इथेरियम इकोसिस्टम के डेवलपर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कॉम्पेटेबिलिटी पॉसिबल होती है। जैसे एंड्रॉयड ऐप्स मल्टीपल एंड्रॉयड फोन्स में रन कर सकते हैं, वैसे ईवीएम कॉम्पेटेबिलिटी इकोसिस्टम्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। अब समझिए, ब्लॉकचेन का फ्यूचर सिर्फ कॉइन प्राइस नहीं डिसाइड करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीड, स्केलेबिलिटी, यूटिलिटी, इकोसिस्टम एडॉप्शन। चार्ट बॉक्स में अब बताइए, आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? फास्ट ट्रांजैक्शंस, लो फीस, एक्सेसिबिलिटी या रियल वर्ल्ड यूटिलिटी? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेयर वन ब्लॉकचेन इतना वैल्यूएबल क्यों होता है? सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए? सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए? नहीं, रियलिटी उससे बहुत बड़ी है। लेयर वन ब्लॉकचेन फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे इंटरनेट ने वेबसाइट्स और एप्स को पॉसिबल बनाया, वैसे लेयर वन चेन्स फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और डिजिटल इकोसिस्टम्स का फाउंडेशन बन सकता है। डिजिटल करेंसीज एंड टोकन्स, सबसे पहला यूज केस डिजिटल करेंसीज और टोकन्स, बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स, ये सब ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रन करते हैं। जैसे डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया की रुपीस, अमेरिका की डॉलर, वैसे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की अपनी डिजिटल एसेट होती है। अब आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑटोमेटिक डिजिटल एग्रीमेंट्स। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो और पेमेंट सक्सेसफुल हो, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसी ऑटोमेशन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में एग्जीक्यूट करते हैं। डैप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। फ्यूचर में फाइनेंस एप्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, टिकटिंग, वोटिंग सिस्टम्स सब ब्लॉकचेन बेस्ड होने वाले हैं। अब डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस,
ये ट्रेडिशनल बैंकिंग का अल्टरनेटिव इकोसिस्टम क्रिएट करने की डायरेक्शन है। इमेजिन करिए, लोन्स, स्टेकिंग, स्वैप्स, लेंडिंग विदाउट ट्रेडिशनल बैंक इंटरमीडियरीज, ये सब डीफाई में होते हैं। ब्लॉकचेन सप्लाई चेन ट्रैकिंग में भी यूज होता है, यानी प्रोडक्ट कहाँ बना, कैसे मूव हुआ, ओरिजिनल है या फेक, ये सब ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग पॉसिबल होती है ये लेयर 1 ब्लॉकचेन में। एग्जाम्पल, लग्जरी शूज या मेडिसिन इमेजिन करो, ब्लॉकचेन वेरीफाई कर सकता है कि प्रोडक्ट जेन्यून है या फेक। अभी टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। रियल एस्टेट, गोल्ड, आर्ट, एसेट्स सब टोकनाइज्ड होने वाले हैं। जैसे शेयर्स कंपनी ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ब्लॉकचेन टोकन्स एसेट ओनरशिप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस मॉडल। ट्रेडिशनल कंपनीज में डिसीजंस बोर्ड मेंबर्स लेते हैं, डाओ मॉडल्स में कम्युनिटी वोटिंग पार्टिसिपेशन पॉसिबल होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइडेंटिटी एंड डेटा ओनरशिप। फ्यूचर इंटरनेट में डिजिटल आइडेंटिटी और पर्सनल डेटा ओनरशिप भी ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है। आज इंटरनेट कंपनीज हमारा डेटा ओन करता है, फ्यूचर में यूजर्स अपना डेटा खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन सिर्फ कॉइन ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं, ये फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बन सकता है। एमएसटी फ्रैक्शनल नोड वैलिडेटर। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, फ्रैक्शनल नोड वैलिडेटर मॉडल। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम्स में वैलिडेटर पार्टिसिपेशन डिफिकल्ट था, बिकॉज ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड था, हार्डवेयर, टेक्निकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड था। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन। सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक फुल वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है तो उसको स्मॉलर पार्टिसिपेशन यूनिट्स में डिवाइड करना, यही फ्रैक्शनल मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप हाई वैल्यू एसेट है और उसको फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे पहले पूरा कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना पड़ता था, लेकिन आज फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल्स के थ्रू लोग स्मॉल अमाउंट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन को सिंप्लीफाई करने की डायरेक्शन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला एडवांटेज, जीरो हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यानी माइनिंग मशीन्स नहीं, कूलिंग सिस्टम्स नहीं, डेडिकेटेड सर्वर मैनेजमेंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन भी नहीं। माइनिंग फॉर्म्स में मशीन्स ज्यादा अर्न नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ज्यादा अर्न करते हैं। यहाँ फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन पर है। और सेकेंड एडवांटेज, लो एंट्री बैरियर। ट्रेडिशनल वैलिडेटर सिस्टम्स में पार्टिसिपेशन एक्सपेंसिव था, फ्रैक्शनल मॉडल्स स्मॉलर पार्टिसिपेशन अलो करने के अटेम्प्ट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट डेमोक्रेटाइज्ड ओनरशिप, वैसे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन भी ग्रेजुअली डेमोक्रेटाइज हो रहा है। ऑटोमेटेड स्टेकिंग का मतलब सिस्टम रिवार्ड मैकेनिज्म्स को प्रोटोकॉल लेवल पर मैनेज करता है। जैसे बैंक एफडी में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड होता है, वैसे स्टेकिंग रिवार्ड सिस्टम्स ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो टेक्निकल स्किल। बहुत टैलेंटेड लोग ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोडिंग या सर्वर मैनेजमेंट नॉलेज नहीं होती। ऑफ कोर्स
हर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का फ्यूचर एडॉप्शन, मार्केट एग्जीक्यूशन, इकोसिस्टम ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी ड्राइवन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स इंडस्ट्री में डेफिनेटली ग्रोइंग ट्रेंड है। ब्लॉकचेन का फ्यूचर तभी मास एडॉप्शन अचीव करेगा जब नॉर्मल यूजर्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का पार्ट बन सके। अब चैट बॉक्स में हॉनेस्टली बताइए, अगर हार्डवेयर की टेंशन ना हो, टेक्निकल सेटअप ना हो, पार्टिसिपेशन इजी हो, तो क्या ज्यादा लोग ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ज्वाइन करेंगे? अब एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हिडन एक्सपेंसेस समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन माइनिंग और वैलिडेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस भी होता है। बिटकॉइन माइनिंग फॉर्म्स का एग्जांपल लेते हैं, वहां कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कूलिंग कॉस्ट, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, टेक्निकल मॉनिटरिंग, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हीट मैनेजमेंट सब मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी अर्निंग से ज्यादा स्ट्रेस मेंटेनेंस का होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करो, सिर्फ कार खरीदना इनफ नहीं होता। फ्यूल,